हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 22 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ही हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली 99 रुपीज़ का है, एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ये ईयरली प्लान लेते हैं आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और जो साथ में अभी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग कल के क्वेश्चन के पे बात कर लेते हैं। कल मैंने पूछा था जो सेंडाई सिटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उसका आंसर है जापान। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है ना वो विलफुल डिसोबीडियंस होता है किसके खिलाफ, जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट। ठीक है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी फाइंड किया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उसके ऊपर से फाइन इंपोज करती है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी नॉट करेक्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं इनकरेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना जो सिविल राइट्स के लॉयर हैं प्रशांत भूषण, उनको गिल्टी पाया गया है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक डिफेमेटरी ट्वीट किया था सीजीआई के खिलाफ। ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो देखिए सिविल जो कंटेम्प्ट होता है ना वो विलफुल डिसोबीडियंस होता है जजमेंट या डायरेक्शन या डिक्री के खिलाफ। जो हम लोग ने पहले स्टेटमेंट में मेंशन किया था वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन, सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मेंशन की थी, इसीलिए वो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये कहता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो लोअर करे अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, इंटरफेयर करे उसके जुडिशियल प्रोसीडिंग में या ऑब्स्ट्रक्ट करे उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तो ऐसे जो एक्टिविटी होती है ना वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आती है। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये मेंशन है कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलती है वो होती है 6 महीने की जेल या 2000 रुपये फाइन। किसी किसी केसेस में दोनों होती है, मतलब 6 महीने की जेल भी करनी जाना पड़ेगा और 2000 रुपये फाइन भी भरना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020 के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो ड्राफ्ट कोड है ना उसी ने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज को इंट्रोड्यूस किया है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फ्लोर वेज के बिलो मिनिमम वेजेस को फिक्स नहीं कर सकती। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस रूल्स के बारे में। देखिए हाल में ही ना आईएलओ ने यह टर्म किया है कि जो करंट मिनिमम वेज फिक्सिंग क्राइटेरिया है ना ड्राफ्ट कोड ऑन वेज रूल्स 2020 के अंतर्गत, वो बहुत ही अनक्लियर है, वेग है मतलब। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और जो कोड ऑन वेजेस 2020 है ना उसी ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज को। अब होता क्या है इससे ये जान लेते हैं। देखिए फ्लोर वेज से क्या होता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्पावर करती है, ये जो कोड बना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो फ्लोर वेज को फिक्स कर पाए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेज है ना वो एक बेस लाइन वेज है और इस बेस लाइन वेज के नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स नहीं कर सकती। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एनआरए जो है वो एक सोसाइटी है जिसको रजिस्टर किया जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो एनआरए है वो कंडक्ट करेगी सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और रिक्रूट करेगी गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट दोनों को, गवर्नमेंट में भी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस हिसाब से जो ऑप्शन ए होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि
एनआरए को सेटअप किया जाएगा जो कंडक्ट करेगी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को, जो कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट को ध्यान में रखते हुए करेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एनआरए जो कंडक्ट करेगी वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेगी सिर्फ किसके लिए, नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए, ना कि गेस्टेड पोस्ट के लिए। इसीलिए स्टेटमेंट जो 1 था, स्टेटमेंट जो 2 था वो इनकरेक्ट था। देखिए इससे होगा क्या, इसका जो एम है वो हम जान लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम को करने के लिए बहुत सारी एजेंसी क्या करती हैं, एडवर्टीज़मेंट निकालती हैं। तो ये करेगी क्या, ये करेगी ये कि बहुत सारे जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं उसको रिप्लेस कर देगी सिंगल ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनआरए के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ईस्ट मेड गैस फोरम के बारे में है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो ईस्ट मेड गैस फोरम की मेंबर नहीं है। ऑप्शन है इजराइल, इटली, टर्की, हंगरी। तो बताइए कौन कौन से मेंबर नहीं हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हंगरी और टर्की ये दोनों मेंबर नहीं है इस फोरम के, तो इसलिए ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस फोरम के बारे में। देखिए हाल में ही ना फ्रांस ने क्या किया है, मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया। कहाँ पे किया है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में। क्यों, क्योंकि ग्रीस और टर्की के बीच में बहुत सारी टेंशन चल रही है। किस बात को लेके, जो हाल में ही गैस रिजर्व को डिस्कवर किया गया है उसको लेके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने क्या किया है, मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है मेडिटेरियन सी में। देखिए 2019 में ना इजिप्ट, साइप्रस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन सब ने मिलकर साइन किया था चार्टर को, ईस्ट मेड गैस फोरम फाउंडेशन चार्टर को। ठीक है, इससे हुआ क्या कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया जो कि क्या करेगा, कोऑपरेशन करेगा किसके बीच में, ईस्ट मेडिटेरियन नेचुरल गैस कोऑपरेशन को लेके। इसका कैरो हेडक्वार्टर है वो अलग बात है, लेकिन ये है चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, जो टर्की और हंगरी हैं इसके मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन 5th है ना वो लिंगराज टेम्पल के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है सूर्य देवता को। तो बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए लिंगराज जो टेम्पल है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट इसको रीडेवलप करने का सोच रही है। देखिए इसमें क्या होगा कि रीडेवलप करने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हमारा जो क्लेम है ना वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यूनेस्को हेरिटेज साइट को लेके। लिंगराज जो टेम्पल है वो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, ना कि सन गॉड को, इसलिए वाला स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट था। और पहला जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्यूचर में बन सकती है। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लें। फर्दर इन्फॉर्मेशन में ये है कि ये बिलीव किया जाता है कि इस मंदिर को जिसने बनवाया था वो थे सोमवंशी किंग यायति वन। ठीक है, और ये जो मंदिर बना है वो रेड स्टोन से बना हुआ है, कलिंगा स्टाइल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस मंदिर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में है। हमें ये बताना है ये जो प्रोग्राम है वो किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, IUCN का है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल का है, या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक का है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए जो इनिशिएटिव है ना वो लॉन्च किया गया था 2008 में। ये एक तरह का ग्लोबल अलायंस था गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, सिविल सोसाइटी का, और कंजर्वेशन ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर का। ये सारे सब ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। ठीक है, इनका काम एम क्या था कि साथ में वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हुए क्या करना है, वाइल्ड टाइगर्स को सेव करना है एक्सटेंशन से। तो अब ये फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो GTI का फाउंडिंग पार्टनर था ना वो वर्ल्ड बैंक था, उसके साथ और कौन कौन थे, GEF, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कोएलिशन, जो कि 40 NGO को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इनिशिएटिव के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी के बारे में है। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है ऐसा कौन सा रीजन है जो कि क्लोजेस्ट है, जो सबसे करीब है दोनों के दोनों, मतलब दोनों जो सी हैं उनके शोर के।
तो बताइए, रोस्टोव, एथेंस, इस्तांबुल या बेरूत? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट स्टेट आंसर जो है वो इस्तांबुल है। आइए देख लेते हैं इस रीजन को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी, ये है ब्लैक सी, ठीक है, ये है टर्की और टर्की का ये है इस्तांबुल। तो ये वाला जो रीजन है ना, वो मेडिटेरियन सी के शोर को भी क्लोजली कांटेक्ट में है और ब्लैक सी के भी शोर से क्लोजली कांटेक्ट में है, तो इसलिए इस्तांबुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर से रिलेटेड है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक चार्टर है जिसमें वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन है, जिससे कि सैटेलाइट डेटा को अवेलेबल कराया जाएगा, किस लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसी एजेंसीज जो डेटा को प्रोसेस करती हैं और केपेबल हैं सैटेलाइट बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसी जो एजेंसीज है वो इस इंटरनेशनल चार्टर की मेंबर बन सकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया जो है इस चार्टर का मेंबर है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस चार्टर के बारे में। देखिए, जैसा आपको पता है ना कि इंडिया तो इसका मेंबर है, इस चार्टर का मेंबर है, तो इस चार्टर का मेंबर होने का फ़ायदा क्या हुआ इंडिया को? उसको हाल में ही सैटेलाइट डेटा रिसीव हुआ है, किससे रिलेटेड? आसाम फ्लड से रिलेटेड। और किसने प्रोवाइड किया है? फ्रांस, रशिया और चाइना ने। देखिए, जो चार्टर है वो नॉन बाइंडिंग कैरेक्टर का है, नॉन बाइंडिंग चार्टर है। तो इससे क्या होता है कि जो मेंबर्स वो कोऑपरेट करेंगे वॉलेंट्री बेसिस पे, मतलब बाइंडिंग नहीं है, तो कोऑपरेशन कैसा होगा? वॉलेंट्री बेसिस पे होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इस चार्टर के अंतर्गत क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है स्पेस सैटेलाइट डेटा का, किसको? रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को। कब? जब मेजर डिजास्टर्स होते हैं तो, ठीक है। और जैसे फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई थी स्टेटमेंट में कि वही एजेंसीज इस इंटरनेशनल चार्टर की मेंबर बन सकती है जो प्रोवाइड कर सके सैटेलाइट बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस चार्टर के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है ना, वो यूएसएसडी के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि यूएसएसडी जो है वो एलटीई बेस्ड सर्विस है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है यूएसएसडी जो है ना वो मोबाइल मनी सर्विसेज और लोकेशन बेस्ड कंटेंट सर्विसेज दोनों के लिए यूज़ की जाती हैं। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो यूएसएसडी बेस्ड सर्विस है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एसएमएस बेस्ड सर्विसेज से। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाता है, और जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। देखिए, आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं यूएसएसडी का मतलब क्या होता है। जैसे आप अपने फ़ोन में *123# डायल करते हैं बैलेंस जानने के लिए, तो वो एक यूएसएसडी कोड होता है, ठीक है। तो यूएसएसडी कोड जो है वो आज से नहीं चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है जब हम लोग 2G सर्विसेज को यूज़ करते थे, और LTE का नाम तो 4G से ही समय पे आया था जब 4G सर्विसेज स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सर्विस है वो LTE पे बेस्ड नहीं होगी, तो इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। जब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया तो आप ऑप्शन सी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सर्विस के बारे में। देखिए, जो यूएसएसडी सर्विस है ना उसको क्विक कोड और फीचर कोड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, जीएसएम सेलुलर टेलीफोन, मतलब मोबाइल फ़ोन से हम कम्युनिकेट करते हैं, किससे? मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स कंप्यूटर, मतलब जो मोबाइल नेटवर्क का कंप्यूटर है उससे हम कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यूएसएसडी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वेब ब्राउजिंग के लिए, प्रीपेड कॉल बैक सर्विस के लिए, मोबाइल मनी सर्विसेज के लिए और लोकेशन बेस्ड कंटेंट सर्विसेज के लिए। तो इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड था वो करेक्ट था। देखिए, यूएसएसडी जो होता है ना एक रियल टाइम कनेक्शन होता है, और जो एसएमएस होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि रियल टाइम बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए आपका अकाउंट बैलेंस जानना है, तो आपने क्या किया, *123# डायल किया, आपको क्या होता है, आपका अकाउंट बैलेंस इंस्टेंट पता चल जाता है। इधर यूएसएसडी आप डायल करते हैं, उधर से रिस्पांस में आपको तुरंत पता चल जाता है रियल टाइम बेसिस में कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है। लेकिन अगर आप मैसेज सर्विस का यूज़ करेंगे बैलेंस जानने के लिए, तो आप पहले बैलेंस BAL लिख के मान लीजिए आप मैसेज करते हैं पर्टिकुलर नंबर पे, यहाँ से सेंड होगा, कंप्यूटर सर्विस के पास रिसीव होगा, फिर वहाँ से डेटा आपको मैसेज के थ्रू रिवर्ट बैक आएगा। तो वो क्या होगा कि वो भी मतलब एक सर्विस है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन वो रियल टाइम बेसिस पे नहीं होगी, और जो उसका रिस्पॉन्सिव टाइम होगा ना वो इन कंपैरिजन टू यूएसएसडी जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यूएसएसडी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो इंडिया की रैंक है वो नंबर 1 है किस मामले में, ऑर्गेनिक फार्मर्स के मामले में, और रैंक 9th है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सिक्किम थी ना वो पहली स्टेट बनी पूरे वर्ल्ड में जो कि फुली ऑर्गेनिक है 2016 में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। देखिए जो इंडिया का रैंक है ना वो नंबर 1 है ऑर्गेनिक फार्मर्स के काउंट में, और रैंक 9th है इन अकॉर्डिंग टू एरिया इन अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। देखिए सिक्किम बना था पहला स्टेट पूरे वर्ल्ड में जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पूरा डिपेंडेंट है। देखिए आप इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे ना वो आज से नहीं, वो ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक रहे हैं, मतलब वो पहले से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रैक्टिस किए हैं, इसीलिए वहाँ पे जो केमिकल का कंजप्शन है ना बहुत कम है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। या तो आप ट्राइबल या आइलैंड टेरिटरीज़ को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे क्या होता है ना लोग ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। देखिए इंडिया से जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, फ्लैक्स सीड को एक्सपोर्ट किया जाता है, सस्मे को किया जाता है, सोयाबीन को किया जाता है, टी को किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट, राइस एंड पल्सेस को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल प्लीज़ हिट द लाइक button and subscribe to our channel. And if you want to access our free study material, you have to join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video and have a good day.